हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली एक लेक्चर कंप्लीट किया था पीछे, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल्स, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी, फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी एंड उनके डेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो मैं अगर बात करूं, हमें एक रिजल्ट पता चल गया, हमें पता चल गया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनको हम बोलते हैं, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया था। ऑर्डर, अगर मैं मास की बात करूं तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि सबसे हैवियर मास का कौन होगा? न्यूट्रॉन, फिर होगा प्रोटॉन, फिर होगा इलेक्ट्रॉन। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? ये ऑर्डर आपको याद रखना है। फिर ऑर्डर अगर मैं बात करूं इसके लिए, ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, कैसा ऑर्डर? ऑर्डर अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक चार्ज की, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक चार्ज सबसे जो ज़्यादा होगा वो किसके लिए होगा? स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा किसके लिए? मैं बताऊं आपको, इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर किसके लिए? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर किसके? प्रोटॉन के लिए। फिर किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मैं आपको और बता दूं, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का वेरिएबल नहीं होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, किसी गैस के नेचर के ऊपर आपको चार्ज ऑफ कैथोड रेज की इंफॉर्मेशन नहीं डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम लोग एनोड की बात करें तो इसका स्पेसिफिक चार्ज एटम के साथ वेरी करता है। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी था वो लेट था ड्यू टू न्यूट्रल इन नेचर। 1932 में चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था। चैडविक ने बेसिकली सजेशन ऑफ रदरफोर्ड को उन्होंने एप्लीकेबल किया था। जो रदरफोर्ड थे उनका कुछ सजेशन आया, उसके बाद इसको डिस्कस किया गया था। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमें आज बढ़ना है। बेसिकली आज की क्लास में हमें एटॉमिक टर्म्स को पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? एटॉमिक टर्म्स हमें पढ़ना है। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? एटॉमिक टर्म्स क्या हैं, कैसे इनको हमें डिस्कस करना है, मैं उसकी बात करूं। बेसिकली एटम्स को, किसी भी एलिमेंट के एटम्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। जैसे मैं पहली बात करूं तो पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, ठीक है ना, ऑफ एनी एलिमेंट, है ना। तो इसका क्या तरीका है? जैसे मैं कहूँ सम x, यहाँ पे हमने z लिख दिया और यहाँ पे हमने a लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे a होता है मास नंबर और यहाँ पे z होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। Z होता है एटॉमिक नंबर, A होता है मास नंबर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं है? अब हम टर्म्स की बात करें। अब हम बात करते हैं। क्या बात करना है? देखोगे ध्यान से। मैं अगर आपसे पूछूं कि एटॉमिक टर्म्स की मैं बात करूं तो नोट करोगे, पहला होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। दूसरा मास नंबर, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तीसरा
आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स। चौथा आइसोबार्स। पांचवा आइसोटोन्स, आइसोटोन्स या आइसोटोनिक या आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं इसको, आइसोटोनिक या हम इसको आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर में आप देखोगे, बेसिकली मैं आपसे कहूं तो 6 नंबर पे हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है। 7 नंबर पे हमें आइसो स्टर पढ़ना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इतना पहले नोट करोगे सभी लोग, इतना नोट करो तो आगे कुछ और टर्म्स हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। इनको नोट करो सभी लोग, बोर्ड पे जो भी लिखा है इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़े, बोलिए। नोट कर लिया इसको? चलो अब मैं इधर रफ करता हूँ। अब हम बात करेंगे 8th नंबर पे हमारे लिए होता है आइसो डायफर। 9th नंबर पे होता है न्यूक्लियर आइसोमर्स। कुछ न्यूक्लियर आइसोमर्स भी होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेमी एलिमेंट न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा जिनके लिए जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग होती हैं, हाफ लाइफ टाइम दोनों के लिए अलग अलग आता है, तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स। हम सबको डिस्कस करेंगे 1 by 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला टर्म अगर हम स्टार्ट करें, फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट टर्म में हम कह सकते हैं, पहले टर्म को अगर हम डिफाइन करें तो पहला हमारा जो टर्म है उसमें हमने बोला है एटॉमिक नंबर। पहला हमारा टर्म है एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं आप देखोगे ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। देखोगे it is also called nuclear charge। it is also called nuclear charge। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम दो बातें करेंगे। पहला फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम atomic number is equal to number of protons is equal to number of electron। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मैं कहूँ फॉर चार्ज एटम, अगर मैं किसी चार्ज एटम की बात करूँ तो ये होता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू
इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखोगे, इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। या मैं आपसे कहूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल्स में आपको समझाऊँ, जैसे मैं कहूँ क्लोरीन, क्लोरीन 1735 है ना। तो आपको मालूम है कि इसका जो Z है वो कितना है 17, और इतना ही क्या होगा प्रोटॉन होगा। कितना होगा बेटा, इतना ही प्रोटॉन होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और इतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या है भाई, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा लूं जिसमें ये चार्ज हो, लाइक हम बात करें Cl3517 पे -1, ऐसा ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोरीन माइनस भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि Z इजकल टू P इजकल टू 17 इज नॉट इक्वल टू E। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा Z माइनस ब्रैकेट में चार्ज। Z कितना है 17, माइनस ऑफ चार्ज कितना है -1, मीन्स 17 + 1 कितना 18। तो आपको मालूम है 17 और 18 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने दो बातें लिखवाई कि जो न्यूट्रल्स होंगे उनके लिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे किसी भी एटम में, लेकिन अगर ये चार्ज स्पीसीज होता है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपस में इक्वल नहीं होंगे। एंड फॉर दैट केस यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे, है ना। बोलिए समझ में आ गया आपको, इसको नोट करिए, ठीक है। नोट कर लो सब लोग ध्यान से, मैं इधर रफ करता हूँ। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट डिस्कशन की, मैं बात करूँ, मैं बता दूं आपको कि अभी 2 लेक्चर ये थ्योरेटिकल होना है। ये चैप्टर स्टार्टिंग के 3 लेक्चर तक थ्योरेटिकल रहेगा, उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने अगर इसको केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लिया तो फिज़िक्स में भी बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट होनी है मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर, वहाँ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम आगे बढ़ें यहाँ से, तो मेरा जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है मास नंबर। क्या है बेटा, मास नंबर। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड मास नंबर, इज कॉल्ड मास नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, ये बात क्लियर हो रही है आपको। तो यहाँ से देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं यहाँ से पूछूं तो कैसे इसको कवर करना है हम लोग को, आपको अगर मैं कवर करने की बात करूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू क्या बेटा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये मास नंबर A इज इक्वल टू N प्लस P, पहली बात, या A इज इक्वल टू N प्लस Z भी हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। एक नोट्स बना के लिखोगे, हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, है ना। इनका मतलब एक नाम न्यूक्लियॉन्स भी होता है। बेसिकली जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, है ना।
नोट करो, इसको नोट करिए। मैं यहाँ पे इधर आप नोट करो, एक आध एग्जाम्पल में लिखता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ तो ध्यान से देखोगे। मैंने कहा कि कार्बन 6 और 12 की अगर मैं बात करूँ, कार्बन 6 और 12 की बात करूँ, या हम लोग पहला हो गया, या हम बात करें आर्गन 18 और 40 की बात करूँ, या हम थर्ड की बात करें तो कैल्शियम 20 40 की बात करें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो मैं अगर फॉर फर्स्ट केस की बात करूं तो A = 12, Z = 6, तो यहाँ से N कितना होगा, बोलो भाई। A - Z होगा कि नहीं होगा, आप ऐसे समझोगे। A = N + Z, तो N विल बी A - Z, मीन्स यहाँ से कितना हुआ 12 - 6 दैट इज 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। दूसरे के लिए देखोगे तो A की वैल्यू कितना 40, Z की वैल्यू कितना 18, तो N की वैल्यू कितना 40 - 18 दैट इज कितना होगा बेटा, देखोगे यहाँ से 22 होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया ना। अब मैं बात करूँ, अगर थर्ड के लिए बात करूँ तो A की वैल्यू कितना 40, Z की वैल्यू कितना 40, Z की वैल्यू 20, और यहाँ से अगर N की वैल्यू बात करूँ तो 40 - 20 दैट इज़ 20 होगा कि नहीं होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहा जिससे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। मैंने कहा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मास नंबर in हैवी वाटर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। हैवी वाटर में आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास नंबर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन को कैसे करोगे। हैवी वाटर की मैं बात करूं, हैवी वाटर की मैं बात करूं तो हैवी वाटर होता है D2O, बेसिकली हाइड्रोजन का एक आइसोटोपिक फॉर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसमें D12 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। D12 मतलब इसका मास कितना होता है 2 होता है, तो 2 × 2 + 16 दैट इज़ 20 होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया। मतलब A की वैल्यू कितना हुआ आप देख लोगे। यहाँ से अगर A की मैं बात करूँ तो वो कितना होगा, बोलो बेटा। अगर ये A की यहाँ से बात करें तो दोनों को ऐड करेंगे ना, बोलो। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर यहाँ से मैं बात करूँ आपसे कि न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो ना, बोलो। मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर हो गया 20 माइनस प्रोटॉनों की संख्या कितना, यहाँ पे देखोगे प्रोटॉन कितना 8, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना 2, तब 8 + 2 10 हो गया। मतलब 10 यहाँ पे क्या होगा बेटा, न्यूट्रॉन्स होगा। प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो कितने होंगे, 2 यहाँ पे होंगे और 8 यहाँ पे, 10 प्रोटॉन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, हाइड्रोजन 1 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हाइड्रोजन अगर हम लोग बात करें किस में, हाइड्रोजन अगर मैं बात करूं किस में 1-2 में, तो यहाँ पे देखोगे 1 न्यूट्रॉन होता है। अगर 1-3 में देखें तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को फिर से देख लेना। मास नंबर कितना है बेटा 2 × 2, बोलो। एक ड्यूटेरियम का मास कितना 2,
इसमें 2 हैं तो 2 × 2 + 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया? बोलिए, नोट करो, इनको नोट करिए। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ क्या बेटा, एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा था मास नंबर। मैं बताऊं तो एटॉमिक, अगर मैं मास की बात करूं तो इसको बोलते हैं एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का मास है। जैसे अगर एक एटम की बात करूं, यहाँ पे देखो कार्बन 6 और 12, तो अगर मैं इसके मास की मैं बात करूं तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर मैं इनका मास कैलकुलेट करने के लिए कहूँ तो कैसे करोगे? देखो भाई, अगर मैं एक प्रोटॉन के मैं बात करूँ, ठीक है ना, एक प्रोटॉन का अगर मैं मास की बात करूँ तो यहाँ पे देखोगे मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है। आपको मालूम होगा, अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालें तो 1.0 ऐसे निकाल सकते हैं। हम लोगों ने किया भैया 1.67 3 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई 1.67 × 10⁻24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, क्लियर हो गया? ये इतना AMU होगा कि नहीं होगा? मतलब आप लिख सकते हो 1.0045 AMU। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया? अगर मैं मास ऑफ वन न्यूट्रॉन की बात करूँ तो ये कितना होगा? सेम वैल्यू आती है 1.675 डिवाइडेड बाई 1.673 × 10⁻24, ऊपर भी -24 होगा, और ये 1.0085 AMU के अप्रॉक्सीमेट आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं बात करूं मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का तो ये होगा 9.1 × 10⁻31 या -28 कर लेते हैं, ग्राम में आ जाएगा। ये होगा 1.67 × 10⁻28, ये लगभग 0.0054 आता है AMU। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन का मास AMU में, एक प्रोटॉन का मास AMU में, एक प्रोटॉन का मास AMU हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम इसका मास पूछें, अगर हम लोग इसका एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास होगा कितना? एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो ये होगा 6 × 6 प्रोटॉन है ना कार्बन में। कार्बन में कितने हैं? 6 प्रोटॉन। 6 × 1.00 बोलोगे 45 प्लस 6 × 1.0085 प्लस 6 × 0.0054 होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसको ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेट 12.011 AMU होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मेरा ये कहना है कि बेसिकली एक रिजल्ट मैं अगर यहाँ से लिखूँ तो इस रिजल्ट में आपको मालूम होगा इसका मास नंबर बेसिकली 12 होगा। लेकिन अगर इसके एटॉमिक मास की मैं बात करूँ या एटॉमिक वेट की बात करूँ, एटॉमिक वेट की मैं बात करूँ, ये होगा 12.011 AMU। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली एटॉमिक मास एक नंबर है। क्लियर हो गया? और एटॉमिक वेट क्या है? वेट है किसका? एक एटम का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक का कोई यूनिट नहीं है, दूसरे का यूनिट क्या है? AMU है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले इसको नोट करो, फिर कुछ पॉइंट्स और मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। नोट करिए इसको। नोट कर लो बेटा, ठीक है? अब मैं बात करूं कि आगे हमें क्या नोट्स देखना है, तो नोट्स में सिर्फ यही लिखोगे कि
नोट्स बना के लिखोगे कि मास नंबर इज अ इंटीजर, ठीक है ना, मतलब इंटीग्रल होगा, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो लिखोगे एटॉमिक मास में डेसिमल, ये डेसिमल में भी हो सकता है, दोनों में डिफरेंस ऐसा भी होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, समझ में आ गया? नोट कर लो सभी लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, क्लियर हो गया इस बात को? ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। ये नोट कर लिया सबने? क्वेश्चंस की बात करें। कुछ क्वेश्चंस मैं अगर आपसे कहूँ, लिखोगे, मैं अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन एक मैं बोल रहा हूँ आपको। मैंने कहा इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x2 माइनस इज 16, then calculate number of electron in x2 पे पॉजिटिव। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x2 माइनस इज कितना बेटा? देख लो कितना होगा। x2 माइनस इज 16, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x2 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे करोगे इसको? अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन देखोगे, बेसिकली हमारे पास x2 माइनस है ना। इसमें प्रोटॉन कितने हैं आप बताइए? इसमें प्रोटॉन कितने हैं आपसे मैं कहूँ 16। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x2 की अगर माइनस की मैं बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? भाई आप लोग देख लो, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 16 है ना, यहाँ देखो ध्यान से। तो अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन पूछूं किसमें? x2 माइनस में, तो ये कितना होगा? z माइनस, यहाँ पे चार्ज लिखोगे, और z कितना है? 16 माइनस ऑफ -2 दैट इज 18। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब x2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। तो x में कितने होंगे? भाई x में तो 16 ही होंगे ना। अगर x में पूछूँ तो कितने होंगे? 16। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो x2 प्लस में कितने होंगे बताइए? x2 प्लस में कितने होंगे? अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में पूछूँ, इलेक्ट्रॉन इन x2 प्लस में पूछूँ, ये कैसे करोगे? 16 माइनस क्या बेटा? इस पर 2 प्लस चार्ज ना, ये कितना होगा बेटा? 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो x2 प्लस में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा कितना होगा? 14 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको नोट करिए, इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको देता हूँ, ठीक है? क्या क्वेश्चन है पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूँ। देखेंगे आप जो हमारा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ फिर से बोर्ड पे। लिखा है कि इन कार्बन 12 एटम इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज doubled and mass of proton is half, then calculate percentage change in mass number of carbon
12। क्वेश्चन देखोगे सभी लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सभी लोग, कैसे करेंगे बताइए बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सभी लोग, देखो कह रहा है इन कार्बन 12 एटम इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्या बेटा, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, करिए सभी लोग अटेम्प्ट, फिर मैं आप लोगों को बताऊं। टाइम दिया मैंने आपको 1 मिनट का, फिर इसको हम लोग करेंगे। देखो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो जेड होगा वो कितना होगा 6, या पी भी कितना होगा 6 होगा, एन कितना होगा 6 होगा, ई कितना होगा 6 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितना होगा 12 होगा। क्लियर हो गया। अगर हमसे जो बोला है वो इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ पे पुट करें तो इलेक्ट्रॉन्स कितना कर दें, इलेक्ट्रॉन्स को डबल कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन कितना होगा 12 होगा, और न्यूट्रॉन को हाफ कर दें तो ये 3 होगा। तो प्रोटॉन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, मीन्स प्रोटॉन कितने होंगे 6 ही तो रहेंगे। तो अगर यहाँ से ए की मैं बात करूँ तो ए कितना होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन डेट इज 6 + 3 कितना 9। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इनिशियली कितना था, इधर देखोगे 6 + 6, भाई न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यहाँ भी करोगे ना तो 6 + 6 12, यहाँ करोगे तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 3, प्रोटॉन कितने हैं 6 हैं, तो 9 हो गए कि नहीं हो गए। तो चेंज कितने का है, अगर मैं चेंज की बात करूँ तो कितना है 12 - 9 दैट इज़ 3। परसेंटेज अगर चेंज की मैं बात करूँ तो वो कितना होगा 3 / 12 × 100। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से कितना 25%। लिख लो सभी लोग, देख लो इसको ध्यान से। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, मास नंबर 12। अब जो ये तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दूसरे इन्फॉर्मेशन में जो कह रहा है वो हमने किया। तो प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं, न्यूट्रॉन को हाफ कर दिया मतलब 3 हो गया, इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया तो 12 हो गया यहाँ पे। तो मास नंबर तो सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बराबर होता है कि नहीं होता है। क्लियर हो गया। बोलिए अब एक क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पहले इतना नोट करो सभी लोग, एक क्वेश्चन हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को सब लोग बेटा नोट करो, है ना। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, बिकॉज मैं आपको बताऊं तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से करने होते हैं। चैप्टर तो हमें सभी अच्छे से पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे मोल कंसेप्ट हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, या इनऑर्गेनिक में बात करूं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं, मैं ऑर्गेनिक में बात करूं जीओसी की, तो इनको हम टाइम दे के पढ़ना होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम इन पे टाइम यूटिलाइज़ करें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा आगे जो चीज़ें आपको आएंगी वो सब इनसे रिलेटेड हैं। मतलब केमिस्ट्री की एक बड़ी ख़ास चीज़ है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चंस बनने लगते हैं, और डाउट जनरेट होने के जो चांस होते हैं बहुत ही कम होते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बोलिए एक क्वेश्चन और हम लोग भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने कहा लिखोगे, मैंने कहा एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सब लोग नोट करोगे। मैंने कहा एज्यूमिंग दैट atomic weight of C12 is 150 unit, okay, from atomic table, है ना।
फिर कह रहा है देन according to that assuming weight of O16 will be। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देख लोगे। पूछा जा रहा है एज्यूमिंग दैट एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इज 150 यूनिट फ्रॉम एटॉमिक टेबल, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू दैट एजम्पशन वेट ऑफ O16 विल बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन को सब लोग एक बार खुद से करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। करिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़े। देखोगे अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो क्या लिख सकते हो बेटा? देखो ना, कार्बन अगर 12 होगा तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट ऑफ C12 कितना होता है? अरे 12 AMU अप्रॉक्सीमेट होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 12 AMU कार्बन क्या देता है? 150 यूनिट देता है कि नहीं देता है? देख लीजिए। सो 1 AMU की मैं बात करूं तो कितना होगा? 150 डिवाइडेड बाई 12, या मैं आपसे अगर कहूं कि 16 AMU, भाई ऑक्सीजन है ना, तो इसका मास कितना होगा? 16 AMU होगा। 16 AMU कितना होगा? 150 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 60। बोलो कितना हुआ? 200। कितना हुआ बेटा? 200 यूनिट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसर आ गया सबको? चेक कर लो सभी लोग, आंसर कितना आ गया? समझ में आ गया? देख लो इसको ध्यान से। चले आगे बढ़े, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें, इसको नोट करोगे सभी लोग, इसको नोट करोगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको पहले नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट की मैं अगर नेक्स्ट की बात करूं तो क्या है हमारा नेक्स्ट, उसको थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट में हमें बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमने एक क्वेश्चन दिया, हमने कहा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम D इन हैवी वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हैवी वाटर क्या होता है? D2O, ठीक है ना, D2O होता है। मतलब परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम पूछा गया है हैवी वाटर में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो कैसे करोगे इसको, बताइए। मैं सॉल्व कर देता हूँ। बेसिकली अगर मैं D2O की बात करूँ तो D का मतलब होता है हाइड्रोजन 1 2, इसको हम D बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मतलब D का जो मास होता है 2 होता है, तो D2 का मतलब कितना होगा? बोलो। D2 का मतलब 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना? 60। ये 20 हो गया कि नहीं हो गया? अगर परसेंटेज ऑफ मैं D की बात करूं तो ये 4, ये 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 20 टोटल इंटू 100 करोगे कि नहीं करोगे? बोलो बेटा, मतलब ये कितना परसेंट हुआ? 20%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए 20% आ गया कि नहीं आ गया? नोट करो इसको। ठीक है,
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट करिए। अगर नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा देखोगे, नेक्स्ट जो हमें टर्म अब पढ़ना है उसकी मैं अगर बात आपसे करूं तो नेक्स्ट अब हमें टर्म डिस्कस करना है बेसिकली। नेक्स्ट अगर मैं टर्म की बात करूं तो नेक्स्ट टर्म हमें डिस्कस करना है बेसिकली हमें डिस्कस करना है आइसोटोप्स। क्या डिस्कस करना है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एक तरह का एटॉमिक टर्म है, पीछे भी हमने पढ़ा है आइसोटोप्स क्या होते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। इसको अगर मैं बात करूं तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स, एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिनका जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, बट मास नंबर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखोगे दे आर द एटम्स, लिख लो सभी लोग, दे आर द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, दे आर द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट which have same atomic number but different mass number, मतलब हम कह सकते हैं ये कार्बन 612, कार्बन 613, देख लो इनके मास नंबर क्या हैं? अलग अलग हैं। ये देखो 12 एंड 13 इक्वल नहीं है, बट एटॉमिक नंबर इनके इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? बोलो। अब एग्जाम्पल नंबर अगर 2 की बात करें तो देखोगे 2 में क्या होगा कि हम ले सकते हैं क्लोरीन 1735, या हम ले सकते हैं क्लोरीन ऐसे देखोगे 1737। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देख लो, ये हो सकते हैं ना, तो ये भी दोनों क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकते हैं। या ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 818 भी हो सकते हैं एग्जाम्पल में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप्स होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी हम लिख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो पहला पॉइंट नोट करोगे, फर्स्ट पॉइंट नोट करो सभी लोग अपने कॉपी में। बोले चलो भाई लिखोगे आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी but different physical property, देखो केमिकल प्रॉपर्टी जो एटॉमिक नंबर होता है उससे डिफाइन होता है, या इलेक्ट्रॉन से डिफाइन होता है, या बॉन्डिंग से डिफाइन होता है, वाइल जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो मास से डिफाइन होता है। अगर मासेस इनके अलग अलग हैं, ठीक है ना बेटा, और इनके एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होनी है वो क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आइसोटोप्स डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ E/m, आइसोटोप डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ E/m। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं उनके लिए E/m की वैल्यू सेम नहीं होती हैं। क्यों भाई? E तो फिक्स है, बट मास क्या है? वेरिएबल है कि नहीं है? मास यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है ना, इसलिए इन्फॉर्मेशन हमने दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट करिए सभी लोग इसको, ठीक है? इस इन्फॉर्मेशन को नोट करो। अगर मैं बात करूं, अब हमें बात करना है आइसो बार्स। क्या डिस्कस करना है बेटा? आइसो बार्स। आइसो बार्स क्या होते हैं?
मतलब वो एटम जिनके एटॉमिक मास आपस में क्या हो, इक्वल हो। भाई जिनके क्या हो, एटॉमिक मास क्या हो, इक्वल हो, बट मास नंबर के जबकि एटॉमिक नंबर क्या हो उनके, बेटा बोलो, डिफरेंट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे लिखोगे, दे आर द एटम्स ऑफ different elements, they are the atoms of different element which have same mass number but different atomic number। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन्स अगर मैं बात करूं तो ऐसे देखोगे, आर्गन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आर्गन 1840 देख लो, और कैल्शियम क्या बेटा 2040 देख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लीजिए। या हाइड्रोजन 13, हीलियम 23, ये भी देख लो। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो आप ऐसे देख सकते हो, कार्बन 6 और 14, नाइट्रोजन 7 और 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सभी केस में मास नंबर इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। इनकी प्रॉपर्टी नोट करोगे। प्रॉपर्टी में आपको याद रखना होगा कि लिखोगे प्रॉपर्टी में, आइसोबार्स हैव नॉट सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोबार में लिखोगे, जो आइसोबार्स होते हैं उनके जो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। या ऐसे लिखोगे, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स आर डिफरेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनको नोट कर लो सभी लोग, सब लोग नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट करिए बोर्ड पे।